बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमज़ा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और हमज़ा और मैं भी डिस्कस कर रहे थे कुछ देर पहले ही कि बहुत ज़्यादा मसला जो हमारे यहाँ पर होता है वो होता है गाड़ियों की पार्किंग का, जो कि आप सबको भी फेस करना पड़ता होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गलत पार्किंग लगा के चले जाते हैं, अपनी गाड़ी जो है ना गलत पार्क कर लेते हैं, पार्किंग होती नहीं और सड़क के दरमियान में। इससे जुड़े हुए दो तीन मसाइल हैं। एक तो हमारे रवैयों के मसाइल हैं। मसाइल ये हैं कि जी कि आप सड़क पे ही गाड़ी रोक देंगे और चले जाएंगे कोई चीज़ ख़रीदने के लिए। आपने बेकरी में जाना है, आपने किसी मेडिकल स्टोर पे जाना है या किसी भी जगह जाना है और आपसे कोई कुछ कहेगा तो आप कहते हैं कि जी बस 2 मिनट में आ रहा हूँ और पीछे लंबी लाइन लग जाती है। एक तो हम ये बहुत ज़्यादा गलत कर रहे होते हैं। और दूसरी गलती इसकी एक बड़ी वजह भी होती है। बड़ी वजह ये होती है कि आपने दुकानें बना ली, आपने शादी हॉल बना लिए, आपने बड़े बड़े प्लाजे बना लिए, लेकिन पार्किंग आप लोगों ने रखी नहीं है। तो जब आपने पार्किंग नहीं रखी है तो फिर लोग क्या करेंगे? ये बहुत ज़्यादा चेक होना चाहिए कि जी कि इसकी इतनी कैपेसिटी है और इसके लिए इतनी ज़्यादा पार्किंग होना ज़रूरी है ताकि लोग पार्किंग में गाड़ियाँ लगा सकें। और फिर अनसेफ हैं लोगों की गाड़ियाँ, बाहर लगा के चले जाते हैं। और कोई अगर उनको मार के चला जाता है उनकी गाड़ियाँ, मतलब वो तो सेफ नहीं रहती है ना इस तरह से। दूसरा ये हमज़ा कि अगर हम शादी हॉल्स की स्पेशली बात कर लें तो वहाँ पर ये होता है कि पार्किंग होती नहीं है। लोग मतलब अगर कहीं पर रश हो ना, अक्सर जो होता है शादी की जब टाइमिंग होती है हॉल की, उस टाइमिंग में या जो उनके ख़त्म होने की जो टाइमिंग होती है उस दौरान अगर आप किसी सड़क से गुजरें, आपको पता लग रहा होगा यहाँ पे शादी हो रही है, इसीलिए इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक है क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ जो है बाहर खड़ी होती हैं। अच्छा, स्कूल्स के बाहर ऐसा है, प्राइवेट स्कूल्स के बाहर ऐसा है, छुट्टी का वक्त होता है और उधर से ऐसे होता है कि ब्लॉकेज हो जाती है, आप गुजर नहीं पा रहे होते हैं। इन चीज़ों का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। खैर, हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं, एक तो सड़क के ऊपर गाड़ी पार्क करके हम चले ना जाया करेंगे जी कि अब तो कुछ भी नहीं होने वाला, 2 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं, पीछे लंबी लाइन लग जाती है, आप 5 सेकंड अगला ब्रेक मार के रखे, आप हॉर्न पे हॉर्न दिए रखते हैं, तो आप देखें दूसरों को कितनी जो है इससे तकलीफ हो सकती है। दूसरा मामला जो बड़ा अहम है जिसका जिक्र इकरा ने किया कि गाड़ी लग जाती है, कोई गाड़ी मार देता है और फिर वो चला जाता है। ये तो हमारी अखलाकी पस्ती है कि हमने रिवर्स करते हुए, आगे करते हुए, गाड़ी किसी की खड़ी थी उसका नुकसान कर दिया, उसका शीशा टूट गया या फिर उसको कोई साइड हमने मार दिया और उसके बाद हम वहाँ से भागने की, फरार होने की कोशिश करते हैं। वहाँ से हम लोग कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से निकलें इससे पहले कि वो जिसकी भी गाड़ी है वो आके हमसे नुकसान ना पूरा करा ले। हालांकि हमारा वहाँ फ़र्ज़ ये बनता है कि हम अब रुकें, अगर हमसे गाड़ी लग गई है गलती से तो हम रुक जाएं। जब वो गाड़ी का मालिक आए, वो बैठने लगे, उससे पता है कि जी ये नुकसान हुआ है, इसके जितने भी पैसे हैं वो हम भरते हैं और जी आप ये अपना नुकसान। यकीन करें 90% जो है ना लोग ये कहेंगे कि जी नहीं, बहुत शुक्रिया कि आप रुके थे, आप चले जाएं, मुझे ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। लेकिन अगर आप वहाँ पर वेट नहीं कर सकते, आपको तो जल्दी है क्योंकि हम सबको जल्दी है, तो एक चिट लगा दें, अपना फ़ोन नंबर लगा दें कि जी कि मैंने ये नुकसान किया आपका, आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपका नुकसान पूरा करने के लिए जो हूँ ना तैयार हूँ। एक आपको जल्दियाँ होती हैं, लोगों का नुकसान कर देते हैं, फिर वहाँ पर रुकना भी पसंद नहीं करते और भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। लोगों का नुकसान मत कीजिए। लेकिन ये चीज़ों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखिए। पार्किंग इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं और इससे ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इससे जो है ना टेंशन होती है फिर इंसान को कि उनको किसी को लेट हो रहा होता है या कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसे भी हो सकता है, एम्बुलेंस भी हो सकती है उसमें उस वक्त। तो आप इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इनसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो दुरुस्त हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें अपने रवैये बेहतर कर लेने चाहिए। अब शादी हॉल की पार्किंग तो हम नहीं बना सकते हैं लेकिन जो हम कोताहियाँ कर रहे होते हैं उनको हम दुरुस्त कर सकते हैं। अभी बात करेंगे जिस तरह से हम सबको शक था वही दुरुस्त निकला है। न्यूजीलैंड का दौरा मनसूख कराने में भी भारत का हाथ निकला है और उसके बाद इंग्लैंड का भी जो मामला है वो वैसे ही बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तान जो है वो सबूत अब सामने भी लिया है। न्यूजीलैंड को फेक आईडी के जरिए धमकियों भरे पैगामात भारत से भेजे गए थे और मेहमान टीम को धमकियां देने के लिए एहसानुल्लाह एहसान का जाली फेसबुक अकाउंट भी इस्तेमाल किया गया था। अब बंदा सदके जाए उन एजेंसीज के जिन्होंने उन जो फेक अकाउंट्स थे उनसे जो थ्रेट्स सामने आए थे, जो जाली मतलब ईमेल्स की गई थी, जो जाली थ्रेट्स आए थे उनके ऊपर यकीन भी कर लिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको यकीन दिलाता रहा, आप लोग नहीं माने। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान यकीन दिलाते रहे, आप नहीं माने। तो यानी कि हो सकता है कि ये सारी मिली भगत हो। बिल्कुल हमजा, ये टॉप 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज थी जिन्होंने ये चीज़ें जो है वो सामने लेकर आए थे। फिर उनकी जो है कारकर्दगी पर भी एक सवालिया निशान उठता है कि
वो क्या कर रहे हैं। खैर, ये सनसनीखेज इंकशाफात वफाकी वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी ने वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और फवाद चौधरी ने कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पर हमले का कोई थ्रेट मौसूल नहीं हुआ। एहसानुल्लाह एहसान नामी फेक अकाउंट से न्यूजीलैंड पर हमले की धमकी दी गई थी। अच्छा, भारतीय सहाफ़ी अभिनंदन मिश्रा ने इस पैगाम को बुनियाद बनाकर न्यूजीलैंड को मुमकिन खतरे के बारे में संडे गार्डियन में आर्टिकल भी तहरीर किया और फेक अकाउंट से मार्टिन गप्टिल की बेगम को ईमेल भी की गई थी, अगर मार्टिन गप्टिल पाकिस्तान गया तो मार दिया जाएगा। और इस पे चलें, आम बंदा तो शायद परेशान हो ही सकता है, एजेंसीज को सलाम बनता है कि जिन्होंने कहा कि जी कि वाकई ये थ्रेट है और उन्होंने चेक ही नहीं किया, पाकिस्तान सबूत सामने ले। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, आपको सुना देते हैं। क्यों न्यूजीलैंड की टीम इस नतीजे पे पहुंची कि उन्हें दौरा ख़त्म कर देना चाहिए। एक ईमेल आईडी जनरेट की गई हमजा आफरीदी के नाम से, उसके 15 मिनट के बाद उसी ईमेल आईडी से ये न्यूजीलैंड की टीम को थ्रेट जनरेट किया गया। और ये जो ईमेल आईडी है ये हिंदुस्तान से VPN के जरिए की गई फॉल्स थ्रेट थी, जिसके ऊपर हुआ किया गया। और ये सारा थ्रेट जो है ये इंडिया से जो है वो जनरेट हुआ। फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। इस मौका पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि अगर कोई समझता है कि न्यूजीलैंड की टीम की वापसी से पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। भारत के 66 ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं अफगानिस्तान में बंद हो गए, जिस पर भारत में सफ़े मातम बिछी। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको वो सुना देते हैं। ये समझता है कि न्यूजीलैंड की टीम वापस चले जाने से पाकिस्तान तन्हा हो जाएगा तो वो अकल का अंधा है और हमें तन्हा नहीं किया जा सकता। और न्यूजीलैंड वाले दिन ही मैंने ये कह दिया था कि ये लंदन की टीम भी नहीं आएगी और अब जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसको भी एक फेक जो है ईमेल मिल जाएगी। क्रिकेट हमारा शौक ज़रूर है लेकिन मायूसी कुफर है। एक वो दिन आएगा जब दुनिया की टीमें पाकिस्तान आएंगी और इस टीम का, इस मुल्क का वज़ीर आज़म खुद एक वो टीम का कप्तान है जिसने वर्ल्ड कप जीता। ये गुफ्तगू भी आपने सुनी, बड़ा सिंपल सा है। VPN का इस्तेमाल करें, सिंगापुर की यहाँ बैठे बैठे आप लोकेशन डाल लें, आप इंग्लैंड की लोकेशन डाल लें, वहाँ से जनरेट हो जाएंगी चीज़ें और भेजी जाएंगी। सारे मामलात ऐसे चल रहे हैं और एक अरसे से चल रहे हैं जहाँ पर कई वेबसाइट्स नहीं चल रही होती हैं, VPN का इस्तेमाल करते हैं। ये तो हर शख्स को पता है इस बात का। और एजेंसीज जो थी वो उनको कमाल है, जो न्यूजीलैंड की हुकूमत से बातचीत में थी, जो उनके बोर्ड को बता रही थी, उन पर जो है ना कितना मतलब कि उनकी तारीफ़ की जाएगी जी कि आपने इतना बेहतरीन काम किया कि आपको पता ही नहीं लगा कि ये VPN का इस्तेमाल किया गया, लोकेशंस तब्दील हुई हैं, कहाँ से जनरेट हुई हैं और कैसे फेक अकाउंट्स है। खैर, हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ साबिक सफारतकार नजमुस साकिब साहब मौजूद है। नजमुस साकिब साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। अब जब बैनुल अक़वामी टीमों की आमद में रुकावट पैदा करने के लिए भारतीय साजिश मंजर आम पर आ गई है, पाकिस्तान के पास सबूत भी मौजूद हैं, लेकिन ये सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद है। अब आलमी फोरम कौन से हैं जहाँ पर पाकिस्तान को इस मामले को उठाना चाहिए, या फिर ठीक है कोई बात नहीं, बोर्ड्स का मामला है, ICC का मामला वहीं तक रहना चाहिए? जहाँ तक कि न्यूजीलैंड की और इंग्लैंड की टीम के दौरों का ताल्लुक है, इसको मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा आपको संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। सही है, क्योंकि ये क्रिकेट बेस्ड डिसीशंस नहीं हैं, ये पॉलिटिकल डिसीशंस हैं जो कि मुतल्लिका हुकूमतों ने लिए हैं। अब ये है कि SCO की एक कॉन्फ्रेंस हुई है, आपको पता है समिट मीटिंग हुई है दुशंबे में, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ी अच्छी और बड़ी फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव मीटिंग्स की हैं। हमारा इस वक्त ये है कि हम एक कंसेंसस चाहते हैं रीजनल, ताकि एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिसमें चीन है, रूस है, तुर्की है, ईरान है, पाकिस्तान है, तो ये मिल के तो तालिबान की हुकूमत को काबुल में एक तरह से वो छतरी फराहम करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। कम से कम उनकी तनख्वाहें जो वो वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उनको मिल सकें। वहाँ तो खाने पीने के मसाइल हैं, वहाँ तो इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एक जन्म ले रहा है। तो उस रीजनल कंसेंसस की तरफ हम जाएं। साकिब साहब, भारतीय साजिश जिस तरह से बेनकाब हो गई है, आप समझते हैं इसके बावजूद अगर आलमी ताकतें खामोशी अपनाए रखती हैं तो हम ये मतलब आहस कर सकते हैं कि बाकी दुनिया, खुसूसन मगरिब की अगर हम बात कर लें, तो पाकिस्तान को तनहा करना चाहता है? देखिए, ये तनहा करने की बात तो आज की नहीं है, नई नहीं है। पाकिस्तान खित्ते का एक अहम मुल्क है और इसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है जो कि खलती है, जो कि अच्छी नहीं लगती कुछ ममालिक को, हिंदुस्तान समेत, और कुछ जो दूर के ममालिक हैं, खुसूसन अमेरिका और UK जी। और ये जो तन्हा करने वाला है, ये तो हिंदुस्तान का यूं समझें कि मकसद हयात है।
कि एक वक्त आए कि जिसमें पाकिस्तान बिल्कुल अकेला तनहा हो, उसका कोई साथी, उसका कोई दोस्त ना हो, वो किसी रीजनल या किसी इंटरनेशनल फोरम में बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ हो। अब ये ख्वाहिश इन सारे यानी दुश्मन अनासिर की या ऐसे लोगों की जो चाहते नहीं हैं कि पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट के तौर पे प्रॉस्पर कर सके, एक प्रोग्रेसिव कंट्री के तौर पे इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली ये प्रोग्रेस कर सके, तो ये तनहा करने की जो इनकी ख्वाहिशें और कोशिशें हैं ये तो बड़ी देर से चल रही हैं। ठीक है। लेकिन इन सब के लिए इन सब की बदकिस्मती ये है कि इस सब के बावजूद पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाँव पे खड़ा है, इसकी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और इसके कुछ व्यूज हैं जो कि बहुत सारे लोगों को अच्छे नहीं लगते होंगे। करने दीजिए इनको, तनहा करने की जो कोशिशें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी हुकूमत जो है वो इनका जवाब भी दे रही है और वो सारे काम कर रही है जो कि खित्ते में अमन लाने के लिए पाकिस्तान का किरदार उभारने में मुमित साबित हो। सर, हम मामला ये है कि मुख्तलिफ थ्रेट्स मिलते रहते हैं, मुख्तलिफ इदारों को मिलते रहते हैं, इवन सिफारत खानों को मिलते रहते हैं। अब ये जब थ्रेट सामने आए थे तो न्यूजीलैंड की हुकूमत इसके अंदर जो है, रियासत जो थी वो इसमें पेश रही है, वो बोर्ड को बार बार कहती रही है। तो क्या उसका काम नहीं था कि फेक जो थ्रेट्स आ रहे हैं उनकी ऑथेंटिसिटी ही चेक कर ली जाती? जब कोई ऐसे थ्रेट्स आते हैं तो क्या ये बहुत मुश्किल हो जाता है चेक करना कि ये हकीकत भी है या नहीं है? बात न्यूजीलैंड से शुरू नहीं हुई थी, बात शुरू हुई थी इंग्लिस्तान से, बात शुरू हुई थी ब्रिटिश हाई कमीशन इस्लामाबाद से, जिसने के न्यूजीलैंड को और उनकी जो दारुल हुकूमत है न्यूजीलैंड का वेलिंगटन में सीधे सीधे मैसेजेस दे दिए कि जी ये सूरत हाल है, बहुत बड़ा थ्रेट है और आप इसी वक्त निकलें। अब डिप्लोमेटिक जो नॉर्म्स हैं, जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है, उसमें यह है कि ब्रिटिश हाई कमीशन फॉरेन ऑफिस इस्लामाबाद को बताते और वो फॉरेन ऑफिस अपनी वो सारी इत्तलात जो हैं वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को देते। इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको वेरीफाई करती और अगर कोई इकदाम लेने थे तो वो लेती। अब ना उन्होंने ब्रिटिश हाई कमीशन ने फॉरेन ऑफिस से बात की, सही है, तो जाहिर है इंटेलिजेंस एजेंसीज को तो सिर्फ खबर मिली ना कि जी ये जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये है, यानी कहने का मतलब ये है कि ग्रेट ब्रिटेन ने या ब्रिटिश हाई कमीशन इस्लामाबाद ने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। उन्होंने जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो लॉज हैं डिप्लोमेटिक, उनको फॉलो नहीं किया। अब दूसरे पे आ जाइए, जिस तरह आपने बात की है कि न्यूजीलैंड को नहीं करना चाहिए था। ब्रिटिश हाई कमीशन ने बगैर वेरीफाई किए ये थ्रेट जो है, सो कॉल्ड थ्रेट, इसको आगे बढ़ा दिया न्यूजीलैंड की तरफ। अब न्यूजीलैंड भी देखिए, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जसिंडा साहिबा, उन्होंने भी दरखौरे इतना नहीं समझा, उन्होंने भी नहीं सोचा कि यार ये आई है खबर तो चलो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। कम से कम वेलिंगटन में हमारी हाई कमीशन है, उनको बताते हैं, इस्लामाबाद में फोन करते हैं। और आपको याद है कि दुशंबे में थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने मीटिंग छोड़ के, उनको जब ये पता लगा कि इस तरह से ये हो रहा है, उन्होंने मीटिंग छोड़ के तो न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे बात की और उनसे कहा कि तसल्ली रखिए और आप हमें बताएं तो सही कि कौन से थ्रेट हैं। नहीं, हम नहीं बता सकते। अच्छा, अब ये फिर उसके बाद पता लगा जी कि कोई 5 आईज हैं, कोई 5 ममालिक हैं जिसमें कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह शामिल हैं। बिल्कुल, ये जो सिचुएशन है इसमें अब जिस तरह से बन गई है, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या है, कौन कौन सा फॉरम इस्तेमाल कर सकते हैं हम? देखिए हमारे पास तो सारे ऑप्शंस खुले हैं। हमारे पास यूनाइटेड नेशंस भी है, हमारे पास जो आपकी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी हैं। इसके अलावा हमें बायलैटरली भी हमारे पास ऑप्शंस है और मुझे तो लगता है कि ये ऑलरेडी टेकन अप हो चुका है मैटर फॉरेन ऑफिस के लेवल पे, जिसमें हम यूके और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से इन टच हैं। तो इसमें तो कई फोरम्स हैं, लेकिन हम उनको उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब वक्त आएगा। अब इस वक्त का ये है कि अभी हमें फोरम किसी की इस्तेमाल करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हमें तो पता ही नहीं कि हम किस बात पे बात करेंगे, हम किस चीज़ पे बात करें। हमारी तो सिक्योरिटी, वो आपके इंटीरियर मिनिस्टर जो शेख रशीद साहब हैं, उन्होंने बड़ी मजे की एक बात की। वो कहते हैं जी कि पूरी न्यूजीलैंड में इतनी फोर्स नहीं होगी जितनी सिक्योरिटी हमने उनकी टीम के लिए रखी हुई थी। बात तो सच है। और अगर आपने वो फुटेज देखी हो, तस्वीरें देखी हो, तो
उसमें तो कोई किसी किस्म की कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती। बिल्कुल दुरुस्त। और ये तो हमारी अपने वकार का मसला है, हमारे अपने सिक्योरिटी का मसला है। हमारे मेहमान थे वो, और हमने उनका ख्याल किया। यहाँ आके 4 दिन की मेहमान नवाजी करवा के तो आप अचानक उस लम्हे चले जाएं, तो इसकी कुछ समझ नहीं आई। लेकिन ये है कि तमाम फोरम्स हमारे लिए ओपन है और हम उनको वक्त आने पे ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ठीक है ना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और बाकी अहम मामला है। पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ फॉरम्स भी हैं जहाँ से पाकिस्तान जो है अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है वहाँ पर जाकर। लेकिन बड़ी हैरत की बात है, बिल्कुल कहने को बड़ी नाम नहाद एजेंसीज भी हैं, ये बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, और ये जो मतलब बात कर रही होती है तो इसको दुरुस्त भी माना जा रहा होता है। लेकिन आप देखें कि इतनी बड़ी जो एजेंसीज हैं वो किसी भी चीज़ को उसको वेरीफाई नहीं कर रही, और वेरीफाई किए बगैर ही उस गलत खबर को आगे भी पास किया जा रहा है, मतलब और फैसले भी किए जा रहे हैं। आप समझ लग रही है ना वो क्यों कह रहे थे कि जी कि हम नहीं बता सकते, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, हम तो नहीं बता सकते। बताने को कुछ होता तो आप बताते, बताने को कुछ था ही नहीं। खैर, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से टेकअप किया इस सारे मामले को वो काबिल तहसीन है। जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, खासतौर पर रमीज़ राजा साहब, उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। कोई घबराने की बात नहीं है, इंशाल्लाह क्रिकेट पाकिस्तान में आएगी और बड़ा बेहतरीन फैसला है कि हम न्यूट्रल मकाम पे अब अपनी सीरीज़ नहीं खेलने जाएंगे। खैर आगे कुछ बात कर लेते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की, कि जिन्होंने एक बार फिर पंजाब हुकूमत पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। अच्छा जी, गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में प्रेस वो तकरीब से ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा है कि आखिरी 2 साल हमारे अहम तरीन हैं। हम KP, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में अपनी कारकर्दगी से जीतेंगे। तहम असल जंग इस वक्त पंजाब की है। 2 साल में अहदाफ पूरे कर लेंगे, ये उन्होंने कहा है। हाँ, बड़े ज़्यादा मतलब मुतमईन नज़र आ रहे थे और उस्मान बुज़दार साहब पर भी थोड़े से यही लग रहा था कि उनका अभी भी एतबार उसी तरह से है, हालांकि उनकी पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें उठती हैं। उन्होंने क्या कहा है आपको वो सुना देते हैं। बैटल है वो इस वक्त पंजाब की है, और पंजाब बड़े ये कहते हैं कि जी देखें आपने बड़े चेंजेस कर देते हैं, ये आप फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं। चेंजेस का कोई आखिर में याद नहीं रखेगा आपने चेंजेस कितने किए। लोग ये याद रखें कि आखिर में 5 साल में आपने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए या आपने नहीं किए, आपने गवर्नेंस सिस्टम बेहतर की या नहीं की। तो वो हमारे लिए चैलेंज है, और इंशाल्लाह अगर हमने ये आखिरी 2 साल पूरा जोर लगा दिया, अपने जो भी हमने अपने आप को टारगेट सेट किया उनको एक्सीड कर दिया, तो इंशाल्लाह ये पार्टी और मजबूत होके, हमारी कोalition गवर्नमेंट और मजबूत होके इंशाल्लाह आगे आएगी। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू आपने सुनी है। पंजाब में बेशुमार इंतज़ामी मसाइल के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म साहब का वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर एतमाद बरकरार है, और इसकी वजह तो वज़ीर-ए-आज़म ही बता रहे थे। लेकिन हमजा अगर हम बात करें आवाम की, तो आवाम के दिन नहीं बदले हैं, उनके मुतालबात वही पुराने हैं। वो आज भी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और अपने मसाइल के हल के ख्वाब देख रहे हैं। PTI के 3 साल दौर में अगर हम बात करें सरकारी इदारों की, तो उसमें कोई बड़ी तब्दीली देखने को नहीं मिली है। अफसरशाही का रवैया जो है वही पुराना है, और ऊपर से सूबे में बार बार इंतजामी टीमें तब्दीली भी कर दी जाती है, जिससे सरकारी मशीनरी और आवाम में बददिली जो है वो ज़्यादा ऐसे ही है। गैलप सर्वे भी हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था, फिर हमने नताइज भी देखे हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के, और उसके बाद ही वज़ीर-ए-आज़म साहब मुतमईन नज़र आ रहे हैं। ये बड़ी हैरत की बात भी है, लेकिन और कहा भी क्या जा सकता है। बात करेंगे पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। वज़ीर-ए-आज़म साहब मुतमईन है, चलें KP में भी वो मुतमईन है, गिलगित बल्तिस्तान में भी मुतमईन है। ये तो बात गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर की तो एक तरफ रह गई, पंजाब में वो खासे मुतमईन नज़र आ रहे हैं और उनका वज़ीर आला पंजाब पर एतमाद बरकरार है। गैलप सर्वे की बात करें तो यहाँ पर मकबूलियत कम हुई। हमने कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन देखे, उसके अंदर सामने आ गए। तो आप क्या समझते हैं, वाकई इतना कोई मुश्किल नहीं होगा पंजाब के अंदर? देखिए, वज़ीर आज़म साहब को पब्लिक फोरम पे तो यही कहना चाहिए जो वो कह रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आला उनका ज़ाती इंतखाब है। वो कोई सूबाई असम्बली में उनकी पार्लिमानी पार्टी ने तो उनको मुंतखब नहीं किया था। तो वज़ीर आज़म साहब ही की हिदायत के मुताबिक वो काम कर रहे हैं जी, और अगर वो इत्मीनान का इजहार नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि ख़ुद उनकी अपनी जजमेंट के ऊपर भी इत्मीनान होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लाजमन चीज़ें ठीक जा रही हैं, वो उससे वाकई मुतमईन भी हैं, क्योंकि हालिया कैंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन है उसके ऊपर वज़ीर आज़म ने काफ़ी वाज़ेह इशारे दिए हैं कि वो गैर मुतमईन है और वो चाहते हैं कि इसको एनालाइज़ किया जाए और इसके जो वजूहात हैं वो तलाश की जाए। इतना बड़ा फ़र्क है MN और PTI के दरमियान, जो नंबर ऑफ़ वार्ड्स उन्होंने जीते हैं।
ये बात वाज़े हो जाती है कि पब्लिक ओपिनियन किस तरफ है। अगर बहुत बड़ा इम्तिहान होगा वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस का होगा जी। अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस जनरल इलेक्शन से पहले करा पाए, जिसके बारे में बहुत से शकूक हैं, तो वो लोकल गवर्नमेंट असल में सही आपको इंडिकेशन देंगे कि आवाम का रुख किधर है। जी जी। और वो जब फैसला आएगा, चूँकि जो कैंटोनमेंट बोर्ड है वो तो तकरीबन 2-3% इलेक्टोरेट को करता है जी। पूरा इलेक्टोरेट जो है वो तो लोकल गवर्नमेंट में ही कवर होगा। लेकिन मुझे ये शक है कि इन इंतखाबात के बाद और इन पब्लिक ओपिनियन पोल्स के बाद हुकूमत ये कर पाएगी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन, जब ये से कम का अरसा है, बड़ा रिस्की सा मामला है। लेकिन हालात ठीक नहीं है। यहाँ पे लोगों की भी राय यही है और खवास की राय भी यही है कि पंजाब के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो पिछली गवर्नमेंट के मुकाबले में तो बहुत कम है, लेकिन कई लोग इसे दूसरे सूबों के मुकाबले में भी कम पाते हैं। सूरत हाल अदब इत्मीनान की है। बिल्कुल। अच्छा अहमद बिलाल साहब, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो तमाम माफिया के खिलाफ खड़े हैं जो इस मुल्क में तब्दीली ही नहीं चाहते हैं। आप समझते हैं कि अगले इंतखाबात में जब जा रहे होंगे तो अवाम इस बयानी को फिर कबूल करेंगे उनके? देखिए, ये तो बिल्कुल खालिस्तान सियासी बयान है ना कि क्या है, और वो माफिया के खिलाफ डट के खड़े हुए हैं। जो भी शख्स उनकी किसी बात से इख्तलाफ करता है वो माफिया है। अब तक ये बताया, बस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी माफिया है और इंटरनेट वोटिंग भी माफिया है। किसी भी तजवीज़ की मुखालफत माफिया के हिस्से में डाल देते हैं। ठीक है। लेकिन लोग तो अपनी ज़िंदगी को देखेंगे ना कि उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है। उनको अखबारी बयानात से और इन तकरीरों से असरअंदाज तो होते हैं अगर उनके हाथ खुद से ठीक हों। लेकिन अगर उनके हाथ ज़ाती तौर पे जिनको वो देख रहे हैं, महंगाई का मामला हो, गवर्नेंस का मामला हो, सड़क पे टूटने का मामला हो, कचरे के उठाए जाने का मामला हो, ये वो चीज़ें जो हर रोज़ वो एक्सपीरियंस करते हैं। उनका ज़्यादा एतमाद इस एक्सपीरियंस पे होगा, ना कि उन तकरीरों पे या उन बयानात पे जो वज़ीर आज़म या वज़ीर जारी करेंगे। तो इस क्योंकि ये बात ठीक है कि कारकर्दगी पे फोकस करना चाहिए, और कारकर्दगी अगर अच्छी होगी तो फिर उम्मीद की जा सकती है लोग उनके हक में होंगे, और अगर कारकर्दगी ख़राब होगी तो सिर्फ बयानों से बात तो चले। ठीक है अहमद बिलाल महबूब साहब, सर्वेस बड़े अहम होते हैं और हम अक्सर देखते हैं कि जो सर्वे सामने आ रहे होते हैं उससे मिलते जुलते ही इंतखाबात में वोट भी पड़ रहे होते हैं। आखिरी 2 साल कितने अहम होंगे? इस साल भी कहा यही जा रहा है, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि महंगाई में शायद इजाफा ही होगा। वोटर आखिरी 2 साल में या आखिरी साल में ज़्यादा फैसला करता है कि मैंने किसको वोट देना है, या पूरे 5 साल कारकर्दगी वोटर के दिमाग में रहती है? 5 साल कारकर्दगी भी जहन में रहती है, उसके चीदा चीदा नकात उनके जहनों में बैठते जाते हैं। जैसे जैसे फैसले होते हैं या कोई डेवलपमेंट्स होती हैं तो वो उन चीज़ों को भी जहन में रखते हैं। लेकिन फैसला कुल बात वही होती है जो आखिरी दिनों में हो रही होती है, क्योंकि वो लोगों के जहन में पूरी तरह नक्श होती है, उसके असरात ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि बिल्कुल आखिरी दिनों में अगर कुछ हालात डिफरेंट अच्छे हो जाएं तो वो पिछले 4-4.5 साल की बातें भूल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। दोनों चीज़ें अहम होंगी, लेकिन फैसला कुल बात वही होगी जो आखिरी अरसे में होगी। इसीलिए वो इस वक्त ख्याल कर रहे हैं कि आखिरी 2 साल में कारकर्दगी बेहतर हो जाए, लोगों के अंदर ये एहसास हो कि हुकूमत कुछ कर पा रही है। हाँ जी। अगर कुछ करता हुआ नज़र आया और उन्हें लगा कि आने वाले दिनों में भी हालात, इसको अगर हम इलेक्ट करेंगे तो चीज़ें इससे मज़ीद बेहतर होंगी, तो फिर वो वोट देंगे। पूरे 5 साल की ही कारकर्दगी अहम होती है। बिल्कुल ठीक है अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर। सुबह सवेरे पाक से आप बात कर रहे थे 5 साल कारकर्दगी ही अहम होती है, लेकिन अहम तौर पर हम यही देखते हैं कि आखिरी 6 माह के अंदर जो फैसले हो रहे होते हैं हमारे अवाम उसके ऊपर जहन बना लेते हैं। और अब जब आप अपोजिशन में होते हैं उस वक्त तो तकारीर, नारे, वादे, दावे ये सब कुछ चल जाते हैं, लेकिन जब आप हुकूमत करके इलेक्शन में आ रहे होते हैं फिर कारकर्दगी सबसे ऊपर हो जाती है। फिर नारे, वादे ये बहुत पीछे रह जाते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के पास अब 2 साल का अरसा मौजूद है आईनी तौर पर देखा जाए तो। देखते हैं कितना रिलीफ आवाम को मिलता है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Stay with us.